बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, पिछले चंद दिनों से पाकिस्तान का नेशनल मीडिया हो जाए, सोशल मीडिया हो जाए, एक ही स्टोरी अंडर डिस्कशन है और वो है दो गैर मुल्की ख़वातीन और उनके अगवा की स्टोरी। वो कैसे अगवा हुई, उनको कैसे बुलाया गया पाकिस्तान, पैसों का लेन देन था, आगे क्या क्या हुआ, वो बहुत सारी चीज़ें रिपोर्टेड हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेट की हैं वो भी मैं आई थिंक वो वर्जन भी आपके सामने रखना मेरे पे लाजिम है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसमें एक नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, मोहम्मद रज़ा डार। मोहम्मद रज़ा डार जो है, ही इज़ 24-25 ईयर्स ओल्ड और ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ शारजा वहाँ के ग्रेजुएट हैं, यूएई में मुकीम हैं और यूएई में ये एक टूरिज़म की कंपनी चलाते हैं और उस कंपनी के भी ये अकेले मालिक नहीं हैं, इनके साथ कुछ और पार्टनर्स भी हैं। होता कुछ ऐसे है कि 3-4 महीने पहले रज़ा पाकिस्तान आते हैं, अपनी फैमिली से मिलते हैं, तो अपने एक रिश्तेदार ने इनको बहुत परेशान पाया। जब उन्होंने थोड़ी सी डिटेल्स को कुरेदा, उन्होंने पूछा कि रज़ा आप इतने परेशान क्यों हैं, तो कपल ऑफ मंथ्स वापस जाना पड़ेगा आपको, तब की बात कर रहा हूँ। तो रज़ा ने अपनी फैमिली के मेंबर को एक को बताया कि जी मुझे लगता है कि मेरे साथ कोई फ्रॉड हो गया है और ऑनलाइन स्कैम हो गया है। ऑनलाइन स्कैम क्या हुआ या दैट टाइम उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दी, वो कुछ इस किस्म की थी कि उन्होंने और उनके कुछ दोस्तों ने $5 लाख इकट्ठा करके ये क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, इस तरह की कोई ऑनलाइन बिजनेस में किसी में इन्वेस्ट किया था कुछ खवातीन के साथ मिलकर। और ये वही खवातीन हैं जो पाकिस्तान बाद में आती हैं और जिनके बारे में ये सारी कहानी चल रही है। और कुछ महीने उनको इसके ऊपर मुनाफा मिलता रहा और उसके बाद इन खवातीन से राब्ते भी मुनक़ता हो गए और वो प्रॉफिट जो था वो भी आना बंद हो गया। शायद उसी के लेन देन के सिलसिले में ये खवातीन अब भी पाकिस्तान आई हुई थी। अब इसके बाद आगे चलते हैं, फास्ट फॉरवर्ड पे उस पर आ जाइए कि जब ये खवातीन पाकिस्तान आ जाती हैं, पाकिस्तान आती हैं तो इन खवातीन को इस्लामाबाद में मैरियट होटल में ठहराया जाता है और ये रज़ा डार जो हैं, रज़ा डार F6 या F7 के किसी एयरबीएनबी करके किसी जगह को ये वहाँ पे ठहरते हैं। अब इससे आगे चलते जाइए आप तो कहानी बहुत डिफरेंट ट्विस्ट लेती है। इत्तलात ये हैं कि ये खवातीन रज़ा डार साहब के साथ नॉर्दर्न एरियाज़ भी जाती हैं, वहाँ पर ये घूमते फिरते भी रहते हैं। जिस तरह होता है कि आपका कोई गेस्ट आया हो, गैर मुल्की गेस्ट आया हो, तो आप उनको एंटरटेन करते हैं, होटल्स में लेके जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में लेके जाते हैं, तो ये वहाँ पर घूमते फिरते रहे। इसी सारे इसना के अंदर रज़ा डार की अपनी फैमिली के खातून से मुलाकात भी होती है इस्लामाबाद के अंदर। उनको ये बताते हैं कि जनाब मैं एक दिन के लिए पाकिस्तान आया हूँ, आई जस्ट वांटेड टू मीट यू। उसके बाद मैंने लाहौर जाना है और लाहौर से वापस मैंने यूएई चले जाना है। अब इस सारी कहानी के अंदर, और ये एक और चीज़ आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट, कि जो रेफरेंस कोई आया था इनके पास, रेफर किया गया था इस बिजनेस को रज़ा डार उनके दोस्तों को कि दिस इज़ वेरी गुड बिजनेस, आई नो दिस पीपल, आई नो दिस लेडीज़, तो आप इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर लीजिए। अब यहाँ से आगे चलते हैं। अब इस सारे मामले के अंदर लाहौर में ये खवातीन आती हैं, कैसे पुलिस इन तक पहुंचती है, कैसे ये फुटेजेस डिफरेंट आ गई, काफ़ी सारी वायरल भी हो रही हैं, काफ़ी सारी अंडर डिस्कशन भी हैं। पुलिस कहती है कि 15 की कॉल आती है हमें इंटरनेशनली, उसके बाद हमने पुलिस ने कुछ लोकेशंस को लेकर, कुछ गाड़ियों के नंबर्स लेकर इनको ट्रेस आउट करना स्टार्ट किया एंड एवरीथिंग। उस स्टोरी को सारी को साइड पर रख दीजिए। लेकिन खवातीन ने जो FIR दी और 164 की जो स्टेटमेंट दी, उसके अंदर दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। रज़ा के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात खवातीन लगाती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम रेप या ज़्यादती वाली कहानी जो है वो रज़ा के ऊपर नहीं लेके जाती खवातीन। इसी तरह 164 की स्टेटमेंट जो मजिस्ट्रेट के सामने खवातीन देती हैं, उसमें भी रज़ा के ऊपर इस किस्म का रेप का या ज़्यादती का किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया जाता। अब इस पर थोड़ा सा माजी में आपको वापस लेके जाना चाहूँगा मैं। 27/5/2026 इसी साल का 5वां महीना, 27 तारीख उसकी 7:20 के ऊपर इन दो खवातीन में से एक खातून है जिनका ट्विटर हैंडल या एक्स हैंडल है स्टेफी समावी। आप भी अब जाकर गूगल कर लीजिए, आप एक्स पे चले जाइए, आपको ये मिल जाएगा। उन्होंने एक ट्वीट किया था, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अलार्मिंग डायरेक्शन में चली जाती हैं। द लेडी ट्वीटेड एट दैट टाइम, I've kept quiet until the proper steps could be taken, but I need to inform my friends and partners that I'm currently the target of an organized blackmail and extortion campaign. This involves false accusations and fabricated evidence against me and my partner. This matter has been officially reported to law enforcement and we are awaiting their action. Additionally, we reported everything to X and they have confirmed the suspension of all accounts related to this organized criminal group. Please do not believe or engage with these malicious claims. Thank you so much to everyone who has supported us over past few weeks. ये जो दोनों खवातीन पाकिस्तान आई जो मुबैना तौर के ऊपर अगवा और ज़्यादती हुई जिनमें से एक खातून के साथ, उनमें से एक का ट्वीट मैंने पढ़ के आपके सामने रखा। ये 5वें महीने की 27 तारीख का ट्वीट है। अब यहाँ पे बज़ाहिर ये लगता है, अगर आप इसी ट्वीट को थोड़ा सा सामने रख लीजिए या कोड ट्वीट या जो और लोगों ने रिस्पॉन्ड किया हुआ इस ट्वीट को, तो बहुत सारे और लोग थे जिनके साथ इन खवातीन का लेना देना था, यही क्रिप्टो और ब्लॉकचेन शायद इसी सारे मामले के अंदर। बल्कि इस खातून की जो अपनी प्रोफाइल है उसके ऊपर भी शी हैज़ रिटन दैट के ये शी डील्स इन क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन एंड एवरीथिंग।
अब एक चीज़ जो मेरे जहन में आई और उसको माजी से भी मैं थोड़ा सा रिलेट करना चाहूँगा, 18 के बाद साबका वज़ीर आज़म, उनकी हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और साबका वज़ीर आज़म के भांजे हसन न्याई साहब क्योंकि वकील हैं तो वकला ने एक प्रोटेस्ट किया, PIC में तोड़फोड़ हुई, हसन न्याई साहब के ऊपर भी FIR हो गया। दैट टाइम 2 की उस FIR के बाद जमानत और जमानत खारिज भी हुई थी कोर्ट से, वो एक लंबा प्रोसेस चला था एट दैट टाइम। तो बहुत सारे लोगों ने एट दैट टाइम साबिका वज़ीर आज़म को जोड़ने की कोशिश की हसन न्याई साहब वाले केस से। मेरा स्टांस तब भी बहुत क्लियर था कि हसन इज़ अ ग्रोन अप मैन, आप उनको डायरेक्टली किसी भी रिलेटिव के ऊपर जिम्मेदारी उनकी कैसे डाल सकते हैं। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे रजा डार इज़ अ ग्रोन अप मैन, इज़ 25 ईयर्स 24 ईयर्स ओल्ड, और वो बिजनेस करते हुए भी उनको 5-7 साल हो गए हैं, इज़ एंटरप्रेन्योर, वो काफ़ी सारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर चुके हैं। आप रजा को इसहाक डार साहब या अली डार साहब के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? मैं इसलिए ये आपकी खिदमत में गोशगुजार कर रहा हूँ कि आप ऑनलाइन कैंपेन्स देखिए या टेलीविजन चैनल्स खोलिए तो फोटो ही स्ट्रेट अवे इसहाक डार साहब की लगा के कहा जा रहा है जी इसहाक डार साहब के करीबी रिश्तेदार, और फिर जिस तरह के आगे चल के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं मीडिया की जानिब से या कुछ लोगों की जानिब से, आई थिंक दैट्स वो थोड़ा सा गैर महज़ब तरीक़ाकार में तो उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। मैं सिर्फ आपके सामने एक पोस्ट है वो पढ़ के सुनाना चाहूँगा, फिर आगे प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। ये एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है और कुछ 24-25 घंटे पहले, कल के मतलब डेट के अंदर उन्होंने एक पोस्ट लगाई, उसके ऊपर लिखा हुआ कि और साथ ही इसहाक डार साहब की बड़ी सी फोटो लगाई हुई है, इन्वाइटेड, abducted, raped. इसहाक डार्स ग्रैंडसन रेप्स 2 women in लाहौर, और नीचे इसहाक डार साहब की फोटो लगाई गई है। बज़ाहिर लगता यह है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन इसहाक डार साहब या उनकी फैमिली या अली डार साहब या उनकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पे एक दो चीज़ें फिर से वजाहत कर दूँ उनकी कि यहाँ पर रजा डार के ऊपर और काफ़ी सारे इल्ज़ामात FIR के अंदर हो सकते हैं, और इन डेज टू कम कानून है, आई एम श्योर कि अदालतों में 164 की स्टेटमेंट भी है, तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। और यहाँ पर रजा डार भी अगर समहाउ यहाँ पे एक्यूज जो हैं, रजा डार समहाउ अगर वो जिस तरह एक्यूज हैं और अगर उनका कोई कसूर निकलता है तो आई एम श्योर उनको भी सज़ा मिलेगी। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपकी खिदमत में वो भी ऐड कर दूँ, मेरे पास जो वर्जन है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, रजा डार को फैमिली ने खुद से अरेस्ट करवाया। कैसे करवाया कि जब फैमिली को कांटेक्ट किया गया कि जनाब ये कुछ स्टोरी इस किस्म की चल रही है, 2 गैर मुल्की खवातीन आई हुई हैं, उनके अगवा की कोई कहानी चल रही है, उसमें एक रजा डार साहब नामी शख्सियत हैं, उनका नाम भी आ रहा है, इज़ योर फैमिली मेम्बर। तो फैमिली ने कंफर्म किया कि जी बिल्कुल रजा हमारी फैमिली है, और रजा की फ़ोटो भी इसी इसना के अंदर व्हाट्सएप की गई एक फैमिली मेम्बर को। उसी फैमिली मेम्बर को कहा गया कि रजा से हमारा कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा, वी कैन नॉट लोकेट हिम, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? तो उसी फैमिली मेम्बर ने रजा डार के एक इंटरनेशनल नंबर पे उनको कांटेक्ट किया। जब कांटेक्ट किया गया तो आगे से रजा वाज वेरी फ्राइटेंड, ही वाज वेरी स्केर्ड। तो उनको बताया गया कि ये खबरें चल रही हैं, इस किस्म का एक वाकया हो चुका है, और उस वाकये में आपका नाम भी FIR के अंदर है, लिहाजा यू नीड टू सरेंडर। आप पुलिस के पास जाइए या पुलिस के हवाले हों, पुलिस आपको अरेस्ट करे, इंक्वायर करे, और अगर आप बेगुनाह हैं तो इन डेज टू कम आप बरी हो जाएंगे, और अगर आप बेगुनाह नहीं हैं तो जो अगर इल्ज़ामात आप पे साबित होते हैं तो आपको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। इसी इसना के अंदर रजा डार से उनकी लाइव लोकेशन मंगवा के पुलिस के साथ रजा डार की फैमिली की जानिब से शेयर की जाती है। बहुत सारे फैक्ट्स हैं, क्योंकि स्टोरी इतनी डेवलपिंग है कि हर सेकंड गुजरते के साथ डेवलप हो रही है। हम कोशिश करेंगे कि इन डेज टू कम भी आपको इसके ऊपर अपडेटेड रखें, लेकिन सो फार इसी किस्म की इन्फॉर्मेशन आ रही है। बहुत डिफरेंट चीज़ें पॉपअप कर रही हैं, हर चीज़ को कवर करना एक ही शो के अंदर तो पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए, लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी इंशाल्लाह वो आपकी खिदमत में गोशगुजार करते रहेंगे। आज के शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पहले मेहमान का तारुफ करवा दूँ, हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सियासतदान जनाब फवाद चौधरी साहब। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फवाद साहब से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सियासतदान जनाब फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आई एम श्योर कि आपने रिसेंट डेवलपमेंट एक देखी होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन का बायकॉट कर दिया। वाज इट वाइज मूव सर? ऑप्शन कोई नहीं मेरा ख्याल है छोड़ी। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि देखें, सवाल ये है कि अगले इलेक्शन लड़ने भी दे रहे थे कि नहीं, तो आंसर इज नो। प्रॉब्लम पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं है, पाकिस्तान का प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि सियासत नहीं है इजाजत। तो सवाल ये है कि आप एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जिसमें इलेक्शन होगा लेकिन सियासत नहीं होगी। उससे प्रॉब्लम जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि एक गली गली मोहल्ले मोहल्ले में एक बहुत आई वुड से कि एडवर्सोरियल माहौल हो जाता है, एक बहुत नफरत टाइप जो है वो डेवलप हो जाती है, क्योंकि गली मोहल्ले में आप जो है वो लोगों का हक मार रहे हैं ना। तो सियासत पे पाबंदी का प्रॉब्लम ये है कि आप क्या कह रहे हैं कि आपका इंतखाबी निशान नहीं है, आप लीगल एंटिटी नहीं है,
आपके लोग जिनको टिकट मिलेगा वो जेलों में जाएंगे, कैंपेन की आपको इजाज़त नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि ऐसे माहौल में कैसे कोई पार्टी या इलेक्शन लड़ेगी? ये तो सिंपल बात है कि मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई क्या है। आई थिंक उन्हें अलाउ ही नहीं किया जा रहा है कि वो इलेक्शन लड़ें। इसके बाद ऑप्शंस क्या हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास? क्या सिर्फ नेशनल असेंबली के अंदर पार्ट रहते हुए वहाँ पे इश्यूज के ऊपर बात करें? व्हाट आर द ऑप्शंस लेफ्ट विद देम? नहीं, जो चीज़ें हैं ये तो ज़ाहिर है कि नेशनल असेंबली में भी ज़्यादा देर नहीं रहेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो इस वक़्त जो सिस्टम में कोई स्पेस जो है वो इसमें तो एक तो पीटीआई के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी कि वो कुछ स्पेस ले सके, और सिस्टम जो है वो भी उन्हें कोई स्पेस देने को तैयार नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट सर बल्दियात का इलेक्शन करवाने जा रही है, वो तो नीचे डिवॉल्व करने, नीचे तक पावर्स ट्रांसफर करने जा रहे हैं। बात यह है कि ये कभी नहीं कराएंगे। उसकी वजह यह है कि इन्होंने लॉ भी ये बना लिया है कि इलेक्शन आज़ाद होंगे, पार्टी बेस पे इलेक्शन नहीं होगा, और बाद में पार्टियां जो हैं वो बनेंगी। यानी पहले इलेक्शन होगा, बाद में आप पार्टी ज्वाइन करेंगे। लेकिन इसके बावजूद ये इलेक्शन नहीं होगा, और ये बड़ी स्टुपिडिटी होगी ये इलेक्शन कराना। उसकी वजह क्या है कि पीटीआई इस वक्त तितर बितर है, उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। लेकिन जब आप लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराएंगे तो आप हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई एक ग्रुप तो पीटीआई को क्रिएट कर देंगे ना, तो वो एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो अगर हुकूमत जो है, अगर तो जो भी उसमें कोई अकल भी होगी, थोड़ी बहुत भी होगी, तो वो ये इलेक्शन नहीं कराएगी, क्योंकि आप एक अनऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन को ऑर्गेनाइज कर देंगे इलेक्शन कराने। लेकिन जमहूरियत के लिए तो यही बेहतर है ना फवाद साहब, के कम से कम जो अपोजिशन है वो ऑर्गेनाइज होकर आए थोड़ी सी। मैं पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के लोगों से बात करता हूँ, वो कहते हैं यार हम मिसाके जमहूरियत के लिए रेडी हैं, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो हमारे साथ मिल बैठने को राजी नहीं है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि मिसाके जमहूरियत नहीं हो रहा, वरना हमें एक और सीओडी या एक्सटेंडेड सीओटी की ज़रूरत है जिसके ऊपर बैठकर सिस्टम को वापस कुछ ना कुछ एम्पावर किया जा सकता है। देखिए, बात यह है कि पीटीआई अगर राजी नहीं है, मेरा नहीं ख्याल पीटीआई से कोई सीरियस बात इस सिलसिले में हुई है। क्योंकि अगर सीओडी आपने करना है तो पहले आपको एक माहौल तो बनाना होगा ना। हम जब मिले थे अयाज सादिक साहब से, राना साहब से, आजम तारड़ साहब से, तो हमने उनको यही कहा था कि आप बात किससे करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि जो पीटीआई की जो मौजूदा सो कॉल्ड लीडरशिप है वो इमरान खान को नहीं जानती, ना इमरान खान उन्हें जानते हैं। और पाकिस्तान में जो सियासी ताकत है वो इमरान खान है, वो पीटीआई तो नहीं है। लिहाजा आप मेहरबानी करके साहब, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद शाह साहब, इनको रिहा करेंगे, रिलीफ देंगे, तो ये लोग हैं जो पीटीआई की तरफ से बातचीत आगे कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो वो फिर जो है, हालांकि हमारे साथ तो वो उनका जो आई वुड से कि जो ख्याल था उनका वो यही था कि ये सही कह रहे हैं आप लोग, लेकिन वो बाद में वो कर नहीं सके, शायद बाकी लोगों को कन्विंस नहीं कर सके। तो अब ये इस वक्त सीओडी की बात तो मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई से कोई हुई है या कोई करने की अभी कोशिश है। फिलहाल तो देखिए पाकिस्तान के अंदर तीन आई वुड से कि जो फरीक हैं, पीटीआई है, और जिनको इस मौजूदा सिस्टम में शदीद नुकसान हो रहा है, और पीपल्स पार्टी और नून लीग है जो कि एक्चुअली पार्टी कर रहे हैं। जो ये दो ग्रुप्स हैं ये ब्लीड कर रहे हैं, और पीपल्स पार्टी और नून लीग पार्टी कर रहे हैं। सर कौन तो ब्रिज बनेगा फवाद साहब यहाँ पे इन दोनों फरीकों के दरमियान? ब्रिज कौन बनेगा? कहीं ना कहीं तो बिठाना पड़ेगा ना कि बैठ के दोनों फरीकियान बात कर सकें आपस में। हाँ, यही प्रॉब्लम है। हिस्टोरिकली एक्चुअली यूएई, सऊदी अरेबिया, अमेरिका ये रोल प्ले करते थे। अब इस वक्त प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इंटरनेशनली भी पीटीआई की कोई से नहीं है। सो इस वक्त अवाम के अंदर तो इमरान खान बहुत बड़े हैं, लेकिन इंटरनेशनली पीटीआई की और उनकी कोई इतनी बड़ी से जो है वो नजर नहीं आ रही। तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन तो अवेलेबल नहीं है। लोकल आर्बिट्रेशन जो है वो जब तक मेरे ख्याल के अंदर नून लीग और पीपल्स पार्टी एक एक कदम अपना पीछे नहीं लेते, और वो एक थोड़ी बहुत पाकिस्तान के अंदर सियासत बहाल करने की तरफ नहीं आते, तो वो सिलसिला, या फिर तीसरा फिर अनफॉर्चुनेटली ये है कि सिस्टम जो है ये विद इन इसमें कोई अपना, चूंकि वजन बहुत ज्यादा है, तो अब ये देखते हैं कि ये सिस्टम अपना वजन कितनी देर और उठा सकता है। क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी का प्रॉब्लम ये है कि वो कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहे, ना वो कोई इस वक्त इकोनॉमी में डिलीवर कर पा रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी तो ज़ाहिर है चला ही सारी एस्टैब्लिशमेंट रही है। तो इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी बहुत बड़ा बोझ है इस सिस्टम के ऊपर। ये सिस्टम
बोझ उठाता है, ये आप देखते हैं। मैं सुहेल बड़ाइच साहब के कॉलम से आगाज़ करूं, रिसेंटली नुसरत जावेद साहब की ट्वीट पे बात करूं, या फिर आपके दोस्त फैसल वावड़ा साहब के टॉक शोज़ में गुफ्तगू पे बात करूं, स्कैंडल्स आ रहे हैं इन डेज टू कम, बैगेज बहुत ज़्यादा है, इकॉनमी बेहतर नहीं हो रही, ये इशारे हैं, ये कुछ सिग्नल्स दिए जा रहे हैं कि मतलब चीज़ें मामला ठीक कर लो या पैकअप वाला टाइम है, वो हाउ डू यू रीड द सिचुएशन? देखिए सिस्टम ठीक वो कैसे करेंगे, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि पीपल्स पार्टी, मैं किसी एक इम्पोर्टेंट जो इकोनॉमिक टीम का रुकन है, मैं उनसे बात कर रहा था कि देखिए मुझे समझ नहीं आती, आप बाहर जाके कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट करें पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कहाँ भी करें लोग, और क्या करेंगे? आपका जो यहाँ पे बिजनेस करने का जो ईज है वो 34% ज्यादा है बाकी पूरी रीजन से। एनर्जी प्राइसेस आप देख लें, ब्यूरोक्रेटिक आप प्रॉब्लम्स उसमें देख लें, तो इन्वेस्टमेंट कौन पाकिस्तान में अभी आके करेगा? अब आप सीधी बात है, जिस तरह मुशर्रफ साहब ने जाके कहा अमेरिका को, चाइना को कि जी हम कर्जे अभी नहीं वापस कर सकते आप, और उन्होंने एक 20 साल का मॉरिटोरियम ले लिया और वहां से उनका एक राइज शुरू हुआ। अब आप भी सिंपल ये करें कि आपकी इंटरनेशनल पोजीशन है, आप अपने कर्जे जो हैं वो आगे कराएं, इसके अलावा तो और कोई शॉर्ट टर्म तो और कोई हल नहीं नजर आता। तो आप प्रॉब्लम यहाँ पे ये जी जी प्लीज़ प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिए। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रहा है कि अगर आप इन तीनों वजीरों की, अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो, जो इकोनॉमिक मिनिस्टर्स हैं आपके, जी। एहसन इकबाल हैं, औरंगजेब साहब हैं, अली परवेज हैं, तो वो यूं लगता है कि वो उनसे बड़ा क्रिटिसिज्म ही कोई नहीं कर रहा हुकूमत पे। तो अगर क्रिटिसिज्म वजीरों ने अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर ही करना है, तो फिर राय साकिब में और हमने क्या करना है? कुछ काम तो वो हमारे लिए छोड़े, अपनी गवर्नमेंट का तो उन्होंने विजन देना है ना कि वो क्या करेंगे। सो आई डोंट नो फ्रैंकली कि उनके पास तो कोई समय, अभी आप देख लें प्राइवेटाइजेशन जो हुई है, उनका हाल आपके सामने है कि वो कैसे हुई हैं और कैसे किधर जा रहा है। तो इकोनॉमी तो पाकिस्तान की इन शेम्बल्स, आम आदमी का बुरा हाल, कोई नजर नहीं आई कि वो क्या करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। और पीटीआई का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वहां पे इमरान खान साहब ने टिपिकल उस्मान बुजदार मॉडल लगा दिया। उस बुजदार मॉडल की वजह से पीटीआई के पास कोई बंदा नहीं है जो कि इस सिचुएशन में कोई आइडिया ला सके, कुछ चीज़ें आगे बढ़ा सके। वहाँ पे सलमान राजा हों या इवन गौहर हों या जो अभी जो अचक जही साहब बनाए या नासिर अब्बास बनाए, आई मीन उनका तो कोई आपके सामने है, उनकी तो परफॉर्मेंस जो है वो इतनी बिलो द पार है कि समझ ही नहीं आ रही पीटीआई को कि आखिर हमने इनसे कैसे जान छुड़ानी है। अच्छा, अचकजई साहब तो के बारे में आपकी एक्सपेक्टेशंस यही थी, हाउ इज परफॉर्मिंग राइट नाउ, या आपको था कि इससे कोई बेहतर लेवल होगा परफॉर्मेंस का? नहीं 100% यही थी। देखिए इशू ये है, अचक जही साहब और नासिर अब्बास साहब, एक सेक्रेटेरियन पॉलिटिक्स करता है, एक नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स करता है। आप उसको उठा के आपने सबसे बड़ी जो कौमी पार्टी है उसकी लीडरशिप की जिम्मेदारी आपने उनको दे दी, वो कैसे कर सकते थे? उनकी आइडियाज ही पाकिस्तान के जो ग्रेटर आइडियोलॉजी है उसके साथ नहीं चलती, तो इसलिए उन्होंने तो नाकाम होना ही था उनका तो ना। अच्छा, फिर वो इमरान खान को जो निकालने वाले जो लोग हैं वो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन किन लोगों के ऊपर है? वो उन सब लोगों के ऊपर है जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत को निकाला। भाई उन्हें उनकी टोटल हमदर्दी, उनकी क्या वो मुखालफत है हुकूमत से कि हमें वजीर क्यों नहीं बनाया? इससे ज्यादा तो उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो जुबैर साहब की बात कर रहे अनफॉर्चुनेटली, हैं। चाहे जुबैर साहब हों, चाहे अख्तर मेंगल हों, चाहे महमूद अचकजई हों, बाकी सारे इसमें लोग हों, वो सारे लोग जिन्होंने पीटीआई के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव का रास्ता हमवार किया, वो आज तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन। तो बताइए ना, क्या मुआवजा हो गया कि साल में वो उन्होंने इमरान खान के बारे में अपनी राय बदल ली है और वो डेमोक्रेट हो गए हैं। आपके इसी थीसिस के ऊपर सिर्फ एक शख्सियत फिर मिसिंग है, मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी तो मौजूदा सेटअप में कुछ नहीं मिला। नहीं, उनको मिलता रहता है, उनको कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, वो एक दिन इधर होते हैं, एक दिन उधर होते हैं, वो सबसे ही मिलते हैं। और मौलाना फजलुर रहमान की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर सबसे बड़ी खामी भी यही है कि कोई आदमी उनको इसीलिए ट्रस्ट नहीं करता कि वो एक दिन बिलावल भुट्टो के साथ जाके खड़े हो जाते हैं और एक दिन जो है वो पीटीआई वालों के साथ खड़े हो जाते हैं, फिर हमारे साथ समझ कहते हैं कि ये बड़ा ही बुरा सिस्टम है, बड़ा बुरा हाल है, फिर चौथे दिन फिर उधर चले जाते हैं। सो उनकी जो इनकंसिस्टेंसी है उनकी पॉलिटिक्स की, दैट इज एक्चुअली, अदरवाइज तो वो इस वक्त के सियासतदानों में अगर का तो कद दे, तो जाहिर है कि नवाज शरीफ साहब के बाद अगर किसी का तजुर्बा है
और किसी का सियासत में कद है तो वो मौलाना फजलुर रहमान का है। लेकिन इन दोनों का की जो इनकंसिस्टेंट पॉलिटिक्स है और आइडियाज के ऊपर नहीं है, उसकी वजह से उनका अपनी जो पॉलिटिक्स है वो बड़ी नीचे आई। वाल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, जनाब चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। येस, क्वेश्चंस आर देयर, अब देखते हैं उसके ऊपर पीटीआई आंसर क्या करती है, परफॉर्म क्या करती है। रीज़न कि मुझे नहीं जाती तौर के ऊपर लगता कि पीटीआई हैज़ मेनी ऑप्शंस लेफ्ट, बहुत सारी ऑप्शन उनकी एग्जॉस्ट हो गई हैं, और अगर एक आधी ऑप्शन कहीं पे बची भी है तो उसको कितना टैक्टफुली लेके ये चलते हैं, दैट इज़ द क्वेश्चन। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब हारून शरीफ साहब। रिसेंटली वी वर एक्सपेक्टिंग कि इंटरनेशनल मार्केट्स में पेट्रोलियम प्राइसेस के बाद शायद पाकिस्तान में आकर मेरे लिए भी काफ़ी बड़ा रिलीफ होगा, बट वी रिसेंटली सॉ कि 1-1.5 रुपये, लेस दैन 2 रुपीज़ कोई रिडक्शन हुई है पेट्रोलियम प्राइसेस में। व्हाट एग्जैक्टली इज़ द पॉलिसी ऑफ करंट गवर्नमेंट, इससे ज़रा बात करते हैं। हारून साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलामुअलैकुम जी। सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर टाइम। सर, 5वां बजट इस गवर्नमेंट का पॉलिसी डिफाइन हो चुकी होनी चाहिए थी अब तक तो, और इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस देखते हैं फ्यूल की, तो उसके बाद एटलीस्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन आएगी, बट लेस देन 2 रुपीज़ येस्टरडे सर। जी, अनडिक्लेयर्ड अनरिटन पॉलिसी तो बड़ी क्लियर है ओके, कि आप टैक्सेस का बर्डन कम नहीं करना चाह रहे और अपने अखराजात भी कम नहीं करना चाह रहे। कुछ थोड़ी बहुत ट्वीकिंग करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स ए कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम थिंग कि आप इनडायरेक्टली भी लोगों से पैसा लेते रहें। और जो अभी छोटे मोटे टैक्सेस है, मैंने आज ही कार का अपना जो टोकन टैक्स पे किया है जी। इस्लामाबाद का, वो तो तकरीबन 300% बढ़ गया है। वाओ। सो आप इन चीजों को ये देखिए तो अब डिक्लेयर्ड पॉलिसी देने का नुकसान होता है, क्योंकि जब आप डिक्लेयर कर देते हैं देन पीपल कैन होल्ड यू अकाउंटेबल कि आपने तो ये कहा था। जी। सो आई थिंक टेक्निकली हुकूमत के लिए अच्छा है कि पॉलिसी की बजाय वो अपने गाहे बगाहे जो सर्कुलर्स हैं और एग्जेक्टिव ऑर्डर्स हैं उसके थ्रू कम्युनिकेशन करते रहें। तो वो आई थिंक जितना पास ऑन करना था उन्होंने वो कर दिया हुआ है, और मजीद की तवक्को करनी मुनासिब अभी नहीं है। सर, इसी रेट के ऊपर अगर आप कैलकुलेट करते हैं जिसमें इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसिंग है, तो डू यू थिंक इससे नीचे जाना गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है, या गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि इससे नीचे हमने फर्दर नहीं जाना? नहीं जी, सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जैसे मैंने अर्ज किया कि आप कहीं पे अपने अखराजात का कट लीजिए। देखिए, ट्रेड ऑफ होती है पॉलिसी में। जी। अगर अवाम आपकी पॉलिसी का महवर है, जैसे चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग कहते हैं कि आप डेवलपमेंट और पीपल सेंट्रिक पॉलिसी बनाइए। सो अगर तो अवाम हमारी पॉलिसी का महवर है तो फिर हम कहीं ट्रेड ऑफ करेंगे, कहीं पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डिफर करेंगे, कहीं पे अपने हुकूमत के कुछ अखराजात कम करके वो पास ऑन करेंगे। लेकिन अगर आपका महवर अपना डे टू डे कारोबार जिंदगी चलाना है, हुकूमत का पर्क्स को मेंटेन करना है, प्रिविलेजेस को मेंटेन करना है, अपने डिपार्टमेंट्स में एक्सपेंशंस उसी तरह रखनी है, और एमएनएस की स्कीम्स भी देनी है, तो ये अनरिटन पॉलिसी है कि फिर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाते जाते हैं। पेट्रोलियम लेवी जो है बजट के अंदर, आपने उसका टारगेट पहले ही देखा हुआ है, इट हैज टू गो अप। जी। सो इसलिए ये पास ऑन होता मुझे नहीं दिखाई दे। सर, पेट्रोलियम लेवी की आपने बात की, अगर हमने टारगेट उसका नेक्स्ट ईयर के लिए फर्दर एलिवेट कर दिया, हमने मजीद बढ़ा दी है, तो क्या मैं ये समझने में दुरुस्त हूं कि हुकूमत टैक्स कलेक्शन में बाकी सेक्टर से पता है कि हमने नाकाम हो जाना है, लिहाजा लेवी का टारगेट है वो पहले बढ़ा लिया जाए? जी, नाकाम भी हो जाना है, लेकिन हम टैक्स करना चाहते भी नहीं है। ओके। देखिए ना, अगर हम चाहें, जब आप करना चाहते हैं तो आप तो विद इन 2 वीक्स कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर लेते हैं। सो अगर हम जब चाहें तो सब इकट्ठे बैठें और कहें कि जी अब हमने इनडायरेक्ट टैक्सेशन लेवीज को खत्म करना है और ये 4 सेक्टर से इतने अरब हमने डिक्लेयर करना है, रिसीव करना है, एंड ऑल पार्टीज आर बिहाइंड दिस थिंग। लेकिन क्योंकि जो हम इलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं तो वो जो आपकी एक कोलूजन है ऐसे सेक्टर्स के साथ जो टैक्स नहीं देना चाहते, तो वो उसका इंटरप्ले शुरू हो जाता है और आप नेट को एक्सपैंड नहीं कर पाते हैं, और फिर आप इनडायरेक्ट तरीके से ज्यादा टैक्सेस कलेक्ट करते सर, हैं। यू टॉक्ड अबाउट इस्लामाबाद, सॉरी प्लीज कंटिन्यू। जी, लेवी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, और वो डिविजिबल पूल का हिस्सा भी नहीं है, क्योंकि लेवी बाय डेफिनेशन Yeah. जैसे सुपर टैक्स था
वो किसी एक मखसूस वजह से लगाई जाती है। सर ये भी वो गालिबन एक तब रेगुलर लगाया गया टैक्स, था, लेवी भी तब लगाई गई थी कि फ्लड आया था पाकिस्तान में, तब ये स्टार्ट हुआ, एब्सोल्युटली। उसके बाद लेकिन आप देखें ना कोई डिजास्टर है ना कोई फ्लड है और उसको बढ़ाते जा रहे हैं। तो आप रैशनल चॉइसेस की तो हम डायलॉग नहीं कर सकते ना जी कल साहब। सर यू जस्ट सेड कि आपने इस्लामाबाद में गाड़ी का टोकन टैक्स पे किया 300% अब चला गया हुआ है। सर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, इन बड़े शहरों की बात कर लें, एक बिल्डिंग अपार्टमेंट्स वाली है ना जो सर, अरबों खरबों रुपए की एक एक बिल्डिंग है। उन डेवलपर्स से वो जो वहाँ पे रह रहे हैं लोग या जो वहाँ पे खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, अगर वहीं से हम टैक्स कलेक्शन थोड़ी सी बढ़ा लें या कोई तरीका कर मजीद मौसर कर लें, तो आई थिंक ये लेवी या जो बाकी इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, एक सेक्टर से अगर टैक्सेशन प्रॉपरली कर ली जाए तो बहुत सारे नीचे लाई जा सकती लेकिन डेवलपर्स को तो बजट में हमने छूट दी है है। यस। बहुत सी चीजों के अंदर। देखिए ना इस वक्त यही मैं अर्ज कर रहा हूं और मैं ये बिल्कुल रैशनली एनालाइज कर रहा हूं। हुकूमत के पास 3-4 चॉइसेस होती जी। हैं। एक चॉइस ये होती है कि सेंटर को मजबूत करना है और हमने ज्यादा अखराजात खींचने हैं, और इस दफा उन्होंने सूबों के साथ ये डील किया कि आप हमारे कुछ खर्चे को जो आपका सरप्लस है उससे पूरा करें। एक आपका होता है कि जी हमारी पॉपुलेशन गुर्बत की सतह से भी नीचे जा रही है और हमारी पॉपुलेशन वल्नरेबिलिटी की सतह पर है, तो हमने ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ पैसा मूव करना है। इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में कि फाइनेंशियल रिप्रेशन, कि आप एक सेक्टर को रिप्रेस करते हैं और एक सेक्टर को जो आपकी तरजीह होती है प्रमोट करते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ पैसा भी जाता नहीं दिखाई दे रहा आपके सामने। तीसरा ये होता है कि क्योंकि हमने अभी ये जो नए सेक्टर्स के ऊपर सबको इक्विटेबल टैक्सेशन करनी, वहां हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी हर दफा फेल होती है। ट्रेडर्स पर भी होती है, रियल एस्टेट पर भी होती है, ज़राअत पर भी होती है, प्रोफेशनल्स पर भी होती है। सो ऑल इंसेंटिव्स देखिए ना साकिब साहब जो हैं मेरे लिए, वो है कि मैं इनफॉर्मेलिटी की तरफ जाऊं बजाय इसके कि मैं फॉर्मल नेट में आऊं और मैं मजीद स्क्वीज होता जाऊं। सो एक ये जो मुझे फियर ये है कि लोग अपना जो जो लेजिटिमेट लोग हैं वो भी अपना पैसा निकालना शुरू कर रहे हैं कि उनको यहाँ पर मजीद आपको इन ए वे स्प्रेस किया जा रहा है। तो इस सूरत हाल के अंदर तो पॉलिसी तो बड़ी क्लियर है, सिर्फ फर्क ये है कि डिक्लेयर्ड नहीं है। अरुण साहब, जब आप कहते हैं ना कि बॉस को खींच के ऊपर लेके जाना चाहता है पैसे के, थोड़ा सा एम्पावर करना चाहता है खुद को, तो सर मुझे 18th अमेंडमेंट याद आती है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट सूबों को दे दिए गए। फिर जब मैं आज भी उसकी थोड़ी सी तफसीलात पढ़ता हूँ तो मुझे बताया जाता है कि जनाब वो डिपार्टमेंट अभी विफाक में भी मौजूद है, सरकारी मुलाजमीन वहाँ पर भी मौजूद हैं, और वो पावर्स या वो डिपार्टमेंट्स की ताकतें थी वो नीचे सूबे को भी दे दी गई हैं। सर उसके ऊपर कोई बंदा बात क्यों नहीं करता, उसको कट डाउन क्यों नहीं करते कि अगर एक डिपार्टमेंट या एक पावर दे ही आपने सूबे को दी दी है तो विफाक में क्या जरूरत है सरकारी मुलाजमीन की? जी आप कोई रिपोर्ट पढ़ लें, इशरत हुसैन की पढ़ लें, पहले शफकत महमूद ने की थी, सब रिपोर्ट्स के अंदर उन्होंने तकरीबन कोई 44 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां डुप्लीकेशन दिखाई देती है जी। और उन सबको कहा गया। फिर ये जो अभी एक ऑस्टेरिटी कमीशन बना था जिसमें फिर वो कैसर बंगाली छोड़ गए थे जी। तो उन्होंने भी कहा कि जनाब आप या इनको मर्ज करें या आप सूबों को दें या सूबों से कहें भी आप ना करें, दोबारा से हमें वापस कर दीजिए। डुप्लीकेशन भी कर रहे हैं और सबसे बड़ी जो डुप्लीकेशन है वो तो आपका BISP है, क्योंकि आपने 18th अमेंडमेंट में सोशल प्रोटेक्शन को डेलीगेट कर दिया हुआ है जी। और सेंटर उसको रन कर रहा है। गवर्नमेंट जो है पंजाब की और सिंध की और बाकी वो चीफ मिनिस्टर के नाम से कैश ट्रांसफर्स की डिफरेंट दूसरी स्कीम्स चला रहे हैं। सो व्हाट वी नीड टू लुक एट इज के, लेकिन ये इसको अगर हम, मेरा नहीं ख्याल कि हमारे जो रूलिंग एलीट है उसको समझ नहीं है, उनको बिल्कुल समझ है, लेकिन उनका फोकस बड़ा क्लियर है कि वो अपने द वे ओल्ड वेज ऑफ पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस को बदलने पे तैयार नहीं है, क्योंकि उस वहां उनका कंफर्ट जोन है और वो एक जो उनको एलीट पावर में लाती है वो उसी के थ्रू उसको प्लीज कर सकते हैं। सर इजंट इट पॉसिबल कि अवाम के वोट से भी पावर आ जाए डायरेक्टली? देखिए अगर आप ओवरऑल इस वक्त वोट और जो गवर्नमेंट की फॉर्मेशन का नेक्सस है उसके ऊपर बहुत काम हो चुका है और वो आप पिछले 8-10 बरस में खासा पहले से कमजोर हो गया। ओके। सो लोगों की वॉइस, जो वोट इज ए वॉइस ऑफ द पीपल, ताकि वो आपको अकाउंटेबल होल्ड करे ना। अगर मैं एक MNA हूं तो मेरा इंसेंटिव टेक्निकली तो ये होना चाहिए कि मैं ऐसी परफॉर्मेंस दिखाऊं कि मुझे वोट मिले, लेकिन हमारा इंसेंटिव ये है कि मैं वोट खरीद लूं।
खरीदने का मतलब ये है कि मुझे स्कीम्स मिले जिसमें मैं कुछ लोगों को प्लीज कर दूं और वो मुझे वोट्स दिला के दोबारा पावर में ले आए। तो जब नेक्सस आपका जो जो अंग्रेज का था वो चीफ्स बनाता था, जब आपका नेक्सस बरादरियों के साथ है, कुछ लोगों के साथ है, कुछ बिजनेस हाउसेस के साथ है, तो देन पीपल बिकम सेकेंडरी बाय थ्योरी एंड बाय एविडेंस। तो यहां मुझे ज्यादा मामला उस तरफ जाता दिखाई देता है कि लोगों की वॉइस इन ऑर्डर टू होल्ड द रिप्रेजेंटेटिव जो अकाउंटेबल, वो काफी हद तक कमजोर हो चुकी है। सर वो तो मीडिया कुछ है, लेकिन जो वोटर का वोट जो है उसकी सैंक्टिटी पे बहुत सवाल आते हैं। सर वो तो जो एमएनएस को फंड जाता है वो भी क्वेश्चनेबल है। इनका काम लेजिस्लेशन है, फंड्स लेके तरक्याती स्कीम में देना तो काम ही नहीं है इनका। वो तो बलदियाती इदारों का काम है और वो पाकिस्तान के अंदर कभी मौजूदा गवर्नमेंट पीएमएलएन की तो शायद दूर दूर ही उनसे भागती है। जी, वो यही वजह है ना जब मैंने और आपने डिस्कस की जी कि सेंटर जो है वो पैसे को अब ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स अपने पास रखना चाहता है, सूबे का भी जो सेंटर होता है कैपिटल वो अपने पास रखना चाहता है, वो फर्दर डेवलपमेंट के लिए उनको डेलीगेट नहीं करना चाहता। देखिए, अगर आप जब मैं कैबिनेट में होता था तो जो जो वुज़रा से इनफॉर्मल बात होती थी, तो जो कंस्टिट्यूएंसी वाले पॉलिटिशियंस थे वो ऐसी मिनिस्ट्रियों में वजीर बनना चाहते थे जिनका सबसे ज्यादा बजट होता, जी ना कि वो ऐसी वजारत लेना चाहते थे जिसका इम्पैक्ट ज्यादा हो। मसलन बड़े बड़े, देखिए कितनी प्रेस्टिजियस है फॉरेन मिनिस्ट्री, ब्रिलियंट। एनी कंस्टिट्यूएंसी पॉलिटिशियन वुड नॉट टेक इट, क्योंकि वो उसके अंदर कोई कंस्टिट्यूएंसी में खर्च करने का बजट नहीं मिलता। लेकिन सर तो वहां पे पढ़े लिखे भी होना पड़ता है ना इस वजारत के लिए। जरा आपको अंग्रेजी भी आती होनी चाहिए, पढ़े पढ़े लिखे भी होना चाहिए। नहीं, लेकिन बड़ा लिखा कंस्टिट्यूएंसी वाला नहीं लेना चाहता ना। जी सो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हमने एक इंसेंटिव स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया है जो बजट के रिसोर्स सेंट्रिक पॉलिटिक्स है, ना कि परफॉर्मेंस सेंट्रिक। अनफॉर्चुनेट। अब इसको चेंज होते बहुत टाइम लगेगा। लेकिन हम पॉलिसी जो बनाते हैं कोई भी, उसके अंदर कभी भी मुझे जो आउटकम रिलेटेड नहीं मिलते टारगेट्स। पॉलिसी टारगेट के लिए होती है ना, आप क्यों बना रहे हैं? बिल्कुल ऐसे। बजट भी टारगेट के लिए होता है कि हमने, आप अनाउंस क्या करते हैं कि हमने इतना एलोकेट कर दिया। हम ये नहीं कहते कि इससे व्हाट आर वी बाइंग फ्रॉम दिस मनी। देखिए ना, असल चीज तो हमें ये सुनना है कि एलोकेट तो कर दिया, बट फॉर व्हाट? फेयर इनफ, बिल्कुल ठीक बात। So we need to, I think, take the debate deeper। लोगों को ये सवाल करने की है कि जी आपने जो देखे ना, अगर आप, बड़ा आसान है एलोकेट करना कि जी हमने इतने बिलियन रुपए नए अस्पताल बनाने के लिए एलोकेट कर दिए, ठीक है। सवाल यह है कि वो अस्पताल बनाने के लिए आपने क्या उनको चलाने का, उसका सॉफ्टवेयर का, Mechanism बना डॉक्टरों लिया। का ट्रेनिंग का भी एलोकेट किया या नहीं किया? बिल्कुल ठीक बात। सो हम जो है इस वक्त सिर्फ एलोकेशन पर और रिसोर्सेज के कंट्रोल पे बहुत सी कंस्टिट्यूएंसियां फाइट करती हैं, ना कि रिसोर्सेज के आउटकम्स पर। और ये एक संजीदा डिबेट है और इसके अंदर हर पाकिस्तानी को सोचना चाहिए, क्योंकि आउटकम्स तो नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही है सर। हारून साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर, हमेशा कुछ सीखने को मिला। थैंक यू। नाज़रीन, जनाब हारून शरीफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं और मैं जब भी इकोनॉमी रिलेटेड कोई सेगमेंट आता है तो कोशिश करता हूँ कि वो प्रॉब्लम्स हाईलाइट किए जाएं और साथ ही साथ सोल्यूशन की बात भी की जाए। वरना ऑब्वियसली हमारी टीवी स्क्रीन्स और हमारी पॉलिटिक्स जो है एक ही चीज़ के ऊपर चलती है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन उसके सोल्यूशन की तरफ कोई नहीं जाता। मोटी मोटी सी चीज़ें हैं, अगर उनके ऊपर काम कर लिया जाए तो आपकी और मेरी ज़िंदगियाँ इन डेज टू कम बहुत आसान हो सकती हैं। करेगा कौन? दैट इज़ अ क्वेश्चन मार्क। क्योंकि जो नेक्सस है, जिसकी हारून साहब भी जिसकी निशानदेही कर रहे थे, वो नेक्सस इतना तगड़ा हो चुका हुआ है कि वहाँ पर शायद आपका और मेरा मफाद मैटर नहीं करता और उस नेक्सस का, उसके स्टेक होल्डर्स का मफाद ज़्यादा मैटर करता है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।